नमस्कार। कलम विशेष की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कलम प्रभाकेतन फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए। कलम के प्रस्तुतकर्ता है श्री सेमेन। आज हमारे साथ जो शख्सियत इस कलम में जुड़ी है उनको आप सभी जानते हैं। वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। पीयूष मिश्रा जी। पीयूष मिश्रा जी एक प्रसिद्ध भारतीय नाटक एवं फिल्म अभिनेता, संगीत निदेशक, गायक, गीतकार और एवं लेखक है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस श्रृंखला में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पीयूष जी से बातचीत करेंगे विनोद भारद्वाज जी। विनोद भारद्वाज जी जयपुर के निवासी हैं, एक ऑथर, एक राइटर, एक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे he adorns a lot of hats. So, lot of wishes and many welcome to you both, Vinod ji and Piyush ji. विनोद जी, आप अपना कार्यक्रम और आप अपने सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं पीयूष जी से। पीयूष जी, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज यहाँ पर इस कलम की सीरीज में, कलम की श्रृंखला में जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर की जनता जुड़ी हुई है। तो ये सब आपको सुनना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। 30 मिनट की बातचीत विनोद जी करेंगे और फिर हम एक ओपन सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का। ओवर टू यू विनोद जी। शुक्रिया। पीयूष जी के बारे में आपने इतना कुछ बता दिया है वैसे तो मुझे कोई बहुत ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। और जिन 8-10 क्षेत्रों में वो लगातार विधाओं में काम कर रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इतनी सारी विधाओं को एक साथ साधने की हिम्मत रखते हो। पीयूष जी की सबसे बड़ी खूबी शायद मुझे ऐसी लगती है कि वो ग्वालियर से हैं और इसलिए ग्वालियर का और तानसेन का असर उनके ऊपर जरूर पड़ा होगा कहीं ना कहीं। क्या मैं गलत हूँ पीयूष जी? नहीं, हाँ सही है। मतलब ग्वालियर में मैं जब था तानसेन समारोह हुआ करता था। इसके अलावा तोमर बिल्डिंग थी जहाँ पर चक्कू छुरेबाजी हुआ करती थी। तो वहाँ अगर प्रभाव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हर तरह के प्रभाव मौजूद थे। तो इसलिए जो नॉट नहीं, नेसेसरी मैं सिर्फ प्रभाव नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ आशय ये है कि 3 शहरों का आपके ऊपर जबरदस्त हो रहा है। पहला ग्वालियर, दूसरा दिल्ली और फिर तीसरा बॉम्बे। हाँ, मतलब कह सकते हैं। मैं क्योंकि मेरी यात्रा पहले मैं ग्वालियर में था, उसके बाद दिल्ली गया एनएसडी, उसके बाद फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे तो खैर मेजरली सिनेमा 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 था। वो तो आपकी बीवी है। सिनेमा, हाँ मेरी बीवी। तो ये दिल्ली जो है मेरा कार्यक्षेत्र रहा असली जो है 20 साल। दिल्ली आपकी गर्लफ्रेंड है? दिल्ली मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दिल्ली जो है मेरा कार्यक्षेत्र रहा जो 20 साल थिएटर ग्वालियर के बारे में क्या कहेंगे? ग्वालियर की आवारागर्दी के बारे में क्या कहेंगे? आवारागर्दी क्या मतलब, उस वक्त बहुत छोटे थे, उस वक्त कुछ समझ नहीं पाते थे क्या करना है क्या नहीं, कंफ्यूज थे। ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीजों में दखल रखने की कोशिश करते थे। तो उसके बाद फिर इवेंचुअली फिर लगा कि यार थिएटर में मजा आ रहा है। मतलब इसमें मैं बड़ा इंट्रोवर्ट चाइल्ड था एक्चुअली, लेकिन थिएटर ने जो है मुझे, थिएटर में पहली मर्तबा मुझे मैंने देखा कि मैं बोल रहा हूँ, लोग बाग हंस रहे हैं और रो रहे हैं। ये पहली मर्तबा मेरे साथ हुआ था। मैं जितना इंट्रोवर्ट बच्चा था तो उसके हिसाब से मतलब मेरे ऊपर मेरे शहर के कुत्ते ने भी भौंकने से इंकार कर दिया था। मैं इतना निकृष्ट बच्चा था उसके सामने। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जब मेरे कहने से लोग बाग हंस रहे हैं और रो रहे हैं, और उसके पहले मैं बहुत सारी चीजें कर चुका था। मतलब मैं पेंटिंग कर चुका था, मैं मूर्ति बना चुका था, मैं सितार बजा रहा था, मैं गाना तो गा ही रहा था, मैं लिख रहा था, लेकिन किसी से भी जो है आपकी ये संतुष्टि नहीं मिली थी मुझे। तो ये जब संतुष्टि मिलना शुरू हुई तो मेरा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स गलने लगा। इसलिए जो है मैंने थिएटर में प्रवेश करना सही समझा। तो ये ग्वालियर में तय हो गया था कि दिल्ली एनएसडी जाना ही है आपको? नहीं, मैं दिल्ली एनएसडी गया था। मैं मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं ग्वालियर छोड़ रहा हूँ जी। मैं ग्वालियर छोड़ के जा रहा हूँ। इत्तेफाक से ये मेरा पहला इंटरव्यू था, इसमें आए पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अगर ये नहीं होता तो कोई और होता। तो मतलब मुझे ग्वालियर छोड़ना ही छोड़ना था। वहां पर मैं इसलिए नहीं कि ग्वालियर खराब जगह है, मैं ग्वालियर में कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब मैं बड़ा अनमनस्क था, बड़ा बड़ा कंफ्यूज था वहां पर क्या करना है क्या नहीं। इत्तेफाक से मेरा पहला इंटरव्यू हो गया तो मैं वहां चला गया। ये कंफ्यूजन तो आपका शायद अभी तक कायम है मेरे ख्याल से, अभी खत्म नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से वो कभी खत्म होगा भी नहीं। मृत्यु पर्यंत खत्म होगा। लगातार खोजबीन जारी है, लगातार खोजबीन जारी रही।
मतलब और कहीं शायद रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो लगातार लगातार खोजबीन जारी रही। उसी का परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर हैं। अब देखो थोड़े उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं जब से विपश्यना धारण की है। और अभी 3-4 महीने पहले प्राणायाम बड़ी बुरी तरीके से जिंदगी में आया है। मुझे जी तकलीफ है कि ये पहले क्यों नहीं आया। मतलब ध्यान तो आ गया था करीब 10 साल पहले, लेकिन प्राणायाम के इतने फायदे होते हैं, प्राणायाम इतनी इतनी बड़ी चीज है, ये मैंने पहली बार जाना जी 4-6 महीने पहले। तो अभी मैं पूर्णतया उसमें हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। कुछ जिंदगी के बारे में बताइए आप, कुछ ऐसे तजुर्बे जो मतलब क्या उंगली बताऊँ के आप हुए पूछिए। जिसके पास। आप पूछिए, बिना उसके थोड़ी बतलाऊंगा मैं अपने बारे में बहुत बोल चुका हूँ ऐसे विनोद जी, बहुत जी बोल चुका हूँ, बहुत बकवास कर चुका हूँ। तो अब जो अपने बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत मैं नहीं समझता जब तक कि आप पूछे नहीं। आपके बारे में ये सुना मैंने कि आप जिस कुर्सी पे बैठ के लिखते हैं उसके पीछे कोई टेक नहीं है, मतलब वो बिना सहारे की कुर्सी है। अरे ये सब अफवाहें हैं, ये मतलब अफवाहें हैं, मिथक हैं। ये बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं। मेरे कुर्सी एक्चुअली खराब पड़ी है एक्चुअली, तो पता नहीं जी किसने देख लिया होगा। तो खराब पड़ी बस। असलियत ये है कि वो खराब पड़ी। तो मेरी इसमें बैठकर पीठ में दर्द भी हो जाता है कई बार, लेकिन वो बेसिकली खराब पड़ी है। तो मैं लिखना मेरी आदत है, तो मैं लिखता रहता हूँ उसको बैठ के, तो कमर परेशान होती रहती एक बात हम लोग जानना चाहेंगे आपसे है। हाँ जी। कि आपने इतना लंबा सफर किया, थिएटर का भी किया, गायन में भी आपने किया, पेंटिंग भी की, इतनी सारी चीजों को करने के बाद आपको जो असल ब्रेक मिला वो बड़ा लेट मिला, मतलब हाँ, मुझे इसकी क्या काफी वजह रही? वजह कुछ नहीं थी। मेरे दिमाग में उन्माद था कि मैं थिएटर करूंगा, थिएटर करूंगा, थिएटर करूंगा। दिल्ली में रह गया मैं। दिल्ली में 2003 तक रहकर थिएटर किया। मेरे बाकी सारी साथी यहाँ पर आ चुके थे, तब तक बन चुके थे। विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, मनोज वाजपेयी या आशीष विद्यार्थी या अनुराग कश्यप, और ये इम्तियाज अली तो बहुत जूनियर थे। जी ये लोग भी आ चुके थे। इनका कहना भी था कि आ जाओ, अब बहुत हो गया। लेकिन मेरे अंदर था, मतलब करूंगा करूंगा करूंगा। उसके बाद जब बिल्कुल स्थिति ऐसी खराब हो गई कि आप भूखे मरने की नौबत आ गई, जब जी इमोशनली ड्रेन हो गया, फिजिकली थक गया, मुझे मालूम पड़ा कि एज आ रही है अब धीमे धीमे मेरे पास में। जी और हाँ। बच्चे को और बीवी को और माँ को कुछ कमा कर नहीं दिया था मैंने। आई वॉज अ बैड गृहस्थ पर्सन। शायद ये 40 साल की उम्र में आपको पहला ब्रेक मिला। 46? वहां पर हाँ, मैं बॉम्बे आया करीब 2003 में। और जी उसके बाद में 46 साल की उम्र में गुलाल मिली मुझे। जी गुलाल जो है, गुलाल टर्न द चैप्टर तो नहीं कहूंगा कि, लेकिन हाँ, गुलाल से रिकॉग्निशन हो गया मुझे। आपने रिकॉग्निशन। गुलाल में एक गीत लिखा बोलिए। जो शाहिर के उस गीत से प्रेरित हाँ था, शायद मेरे ख्याल से, है ना? हाँ कि ये हाँ। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दुनिया अगर मिल भी जाती, क्या है, अनुराग ने कहा इसको था मुझसे लिखने के इसको लिए। रिकंस्ट्रक्ट करने की क्या वजह रही थी? अनुराग का कहना था, ये अनुराग कश्यप का कहना था कि जो है हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं गुलाल। वो पूरी फिल्म जो है शाहिर साहब की इस लाइन को डेडिकेटेड होगी कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उसमें जी हर बंदा लूजर है, कोई भी गेन नहीं करता उसमें। तो उसमें जो है एक लाइन, उन्होंने कहा एक लाइन को यूज करते हैं, इसके बाद में आप इस पर एक गाना लिखो, ये दुनिया जी अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो क्योंकि मैं लिखते हुए कंपोज करता हूँ, तो मैंने लिख भी दिया, कंपोज भी कर दिया और गा भी दिया। उसके बाद सुना, लोगों को बड़ा पसंद आया, मैं भी खुश हो गया। चलिए। एक एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि आप मिर्जा गालिब से भी काफी मुतासिर रहे हैं मेरे ख्याल मिर्जा से। गालिब से रहा मैं, मतलब आपके, क्योंकि दिल्ली में रहा मैं, रूट्स दिल्ली में थे। और गालिब साहब का मकान वहीं था, गालिब साहब की पोट्री वहां पर उन्होंने कही थी। तो मुतासिर तो मैं, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। गालिब साहब इतने भारी भरकम है ना। जी गालिब साहब हो गए या निराला हो गए। राम की शक्ति पूजा मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो जी मैं उसके बाद में मेरे हाथ पैर कांप गए। मैंने कहा जी यार ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने हार मानकर जो है वही पोट्री लिखने की कोशिश करी, उसी भाषा में जिसमें कि मोहल्ले में बोलता हूँ मैं। जी कोलोकियल लैंग्वेज मैंने अपनाई। तो कोलोकियल लैंग्वेज मैंने जो है आपके उसमें जितने भी शायर थे उनको मैं सब पढ़ गया। जी। तो ऐसे ही रहा। आपने बैंड भी बनाया बल्ली मारान के नाम से। बैंड बनाया, उसका नाम मैंने रखा है बल्ली मारान। उसमें मेरे सारे थिएटर के गाने हैं। और उसमें जानबूझकर मैंने, क्योंकि एक तो दिल्ली की याद आती रहती है, मुझे याद आती रहे। और मिर्जा गालिब को याद करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप बैंड का नाम ही बल्ली मारान रखो। जी इस बैंड में सारे गाने क्या मतलब बिल्कुल वो अ, उसी तरह के हैं जो गली मोहल्लों में गाए जा नहीं सके? नहीं 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 नहीं, सारे गाने थिएटर के हैं, मेरे थिएटर के गाने हैं अधिकतर। थिएटर के? अधिकतर क्या मतलब, सब मेरी गाने हैं जी थिएटर के। वो गाने पिक्चरों में इस्तेमाल नहीं हुए। गुलाल में आप कहेंगे तो गुलाल में भी मेरे थिएटर के गाने इस्तेमाल हुए थे। तो गुलाल को आप एक्सक्लूसिवली पिक्चर का पीस नहीं कह सकते। तो उसमें जो है वो गाने हैं जो लोगों ने आज तक नहीं सुने, और उनको जो है कंपोज करके, उनको जो है अलंकृत करके, जरा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लगा के
उसको इनोवेट करके कुछ नई चीज निकाल के उसको हमने करने की कोशिश की, और बहुत ही विस्फोटक किस्म की सिंगिंग है। मेरे सारे जो चारों और बाकी चारों साथी हैं उनको भी जो है मैंने इस तरह की जो है आपके शिक्षा के रखी, शिक्षा बांट रखी है, देने वाला तो कौन हूं मैं, कि बांट रखी है कि जो है ये बहुत एक्सप्लोसिव सॉन्ग्स हैं, तो एक्सप्लोसिविटी के साथ ही गाए जाते हैं, ये है। अच्छा, भगत सिंह पे जो आपने काम किया, भगत सिंह राजगुरु के बारे में मैंने आपकी एक चर्चा सुनी थी, बहुत अच्छी थी वो, जिसमें आपने भगत सिंह पे काफी बातचीत की है और कुछ ऐसे चीजें भी सामने लाए हैं जो कि पहले से लोग नहीं जानते इन तीनों लोगों के बारे में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में। उस पर मतलब थोड़ा सा बहुत अनबिलीवेबल बंदा था कि ऐसा बंदा भी हो सकते हैं। मतलब 23-23.5 साल की जिंदगी में इतना बड़ा काम करके जाना, इतनी बड़ी चीज करके जाना, इतनी बड़ी मिसाल बन के जाना, ये और क्या, और कौन है बताइए ना आप। कमांडर चे है, फिडेल रास्ट्रो है, चे गुवेरा है, सब लोगों ने एक उम्र में, महात्मा गांधी हैं, पंडित नेहरू हैं, मतलब सब लोग रिस्पेक्टेड है मेरे, लेकिन ये सब लोग एक उम्र में जाने के बाद में ये मुकाम हासिल कर पाए थे जो उसने 23.5 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। तो वो बड़ा विचित्र किंतु सत्य था मेरे लिए। तो उसके बाद में मैंने पढ़ा, तो मैं एज एन एक्टर मैं जो है आपके देखता हूँ लोगों को, कैरेक्टर्स को देखता हूँ, घटनाओं को देखता हूँ, उसके बाद लिख पाता हूँ, उसके बाद एक्ट कर पाता हूँ। तो करते करते मैं इतना नजदीक पहुंच गया उनके कि जो है मैंने घटनाओं को होते देखा। मतलब लाहौर नेशनल कॉलेज में गया नहीं कभी आज तक, लेकिन लाहौर नेशनल कॉलेज मेरे दिमाग, मेरे आंखों के सामने था कि हाँ ऐसा है, यहाँ पर सैंडर्स को मार के लोग भाग रहे हैं। ये सब घटना मैंने होते देखी अपने इमेजिनेशन में। तो मैंने इमेजिनेशन था मेरा, तो इसलिए लोगों को लगा कि मैं बहुत अधिक जानता हूँ उनके बारे में, जबकि ऐसी हकीकत में भगत सिंह के बारे में मुझसे अधिक रिसर्च किया है लोगों ने, बहुत 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 काम किया है। लेकिन मैंने क्योंकि एक प्ले लिखा है गगन नामा जो राजकुमार संतोषी की फिल्म में डायलॉग्स लिखे थे, इसलिए जो है आपके मैं थोड़ा अधिक पॉपुलर हूँ और लोगों से। पर आपने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव बातें की थी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव वगैरह के बारे में। वो एक्सक्लूसिव बातें ही हैं एक्चुअली। फैक्ट उनके बारे में अधिकतर यही कहा गया कि सोशलिस्ट थे। अब सोशलिस्ट आदमी कब तक होता रहेगा? 24 घंटे सोशलिस्ट नहीं हो सकता आदमी। आदमी खाता भी होगा तो क्या भाई, आपके उनको रसूल बड़े पसंद थे, उनकी अब आखिरी ख्वाहिश के तौर पर भी उन्होंने रसूलों का कुल्ला मंगवाया था, है ना। सुखदेव को आपके भुट्टे बड़े पसंद थे, है ना। उनके प्रेम के बारे में व्याख्या जो थी, प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम अभी होना भी चाहिए कि नहीं, पराधीन भारत में प्रेम करना जुर्म है। लेकिन कहते थे कि मैं प्रेमी आदमी हूँ बेसिकली, तो मैं अपनी प्रेमिका को अपने सीने से लगाना चाहूंगा अगले जन्म में, है ना। ये कहा था। हाँ, नास्तिक थे लेकिन भगवत गीता का टीका, गुटका और जो है विवेकानंद की जीवनी अपनी जेब में लेके घूमते थे। तो ये बड़ी डायकोटोमी थी, मतलब अजीब सा कैरेक्टर था वो। कभी समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं आज तक समझ में नहीं आया मुझे। तो आज तक इतना काम कर लिया उन पर, करीब 20 साल हो गए मेरे को करते करते, 25 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाया। और उनको एक्सप्लोर ही करते रहता हूँ लगातार कि थे क्या ही। आपने थिएटर में बहुत काम किया है और थिएटर से आपका जुड़ाव भी काफी रहा है, दिल्ली के हिसाब से भी देखे हम। और आपको किस शख्सियत ने मतलब थिएटर की जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हो, कोई ऐसा आदमी? ऐसे तो बहुत लोग थे, कारण जी थे, हबीब साहब थे, शाहजी थे, बहुत लोग थे। लेकिन ऐसा मैं जो इंस्पिरेशन मैंने अपने आप से ली। मतलब आपके दो टूक बोलूं तो मैं लोगों से बहुत जल्दी थक जाया करता हूँ, क्योंकि लोगों को देखता हूँ, मैं गुरु मानता हूँ, उसके बाद में उनके नजदीक जाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि वो बहुत ऑर्डिनरी बंदे हैं। ऐसा बड़े बड़े बंदों के बारे में मैंने देखा कि जब तक उनकी इमेज बनी रही तो बढ़िया बात है, जैसे मेरे पास पहुंचा उनके, तो मैंने पाया कि ये बहुत ही ऑर्डिनरी बंदा है, इसमें वो सारी कमियां हैं, जो खामियां हैं जो कि हमें और किसी और बंदे में हो सकती हैं। तो वो मुतासर नहीं हुआ। मैं ऐसे करके जो है अपने आप से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करी, अपने आसपास के माहौल से देखभाल करके, भाई क्या चीज की जरूरत है हिंदुस्तान को, मेरे देश को, मेरे सिटीजन्स को, तो चीजें मिलती चली गई। अलका जी से आपका ताल्लुक रहा क्या? अलकाई साहब से? जी, अलकाई साहब नहीं, वो मेरे आने के करीब 6 साल पहले छोड़ चुके थे आप? हाँ, मैं उनसे मिला बाद में, लेकिन ऐसा जो है मतलब ऐसा तारुफ नहीं रहा, इतना गहरा संबंध नहीं रहा उनसे जो कि उनके स्टूडेंट्स का रहा है। मतलब वैसा वाला एनएसडी मैंने देखा भी नहीं जिसकी लोग बातें करते हैं, अक्सर चर्चाएं करते हैं। एक बात हुई थी, आपकी एक कविता है बड़ी अच्छी जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि लोग, अगर वो आप सुना सके। मैं गाने की तो फरमाइश नहीं कर रहा हूँ आपसे कोई भी। नहीं, बोलिए। लेकिन एक कविता आपकी जो है, जो सारी प्रेमिकाओं के नाम है। हाँ, मेरी सारी प्रेमिकाओं के नाम, वो है मेरी पोथी। बड़ी अच्छी कविता है, और वो मतलब मैं इसको कविता को खास तौर से इसलिए मतलब चुन रहा हूँ आपसे सुनने के लिए कि अक्सर उर्दू शायरी में प्रेमिकाओं को बहुत मतलब ताउम्र मतलब जबानी माना जाता है, मतलब उनको कभी बुरा नहीं करते शायर।
लेकिन आपने प्रेमिका को उस रंग में दिया है जिसमें कि वो सारे रंग आते हैं। मतलब अरे जोश, ये जरा बैटरी देखना, बैटरी देखना जरा इसकी। नहीं नहीं, उसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लंबी पोट्री है, आपको सुननी पड़ेगी फिर पूरी की पूरी, लंबी पोट्री पूरी है। सुनेंगे हम आपसे, वो जाहिर है। नहीं, जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है जी। जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है, और प्रेम निवेदन सच है तब ये चंचल यौवन भी सच है, और यौवन जो अगर सच है तो फिर प्रौढ़ वर्ष भी सच होंगे, और प्रौढ़ वर्ष जब सच होंगे तो सच होगा उनके संग में कुछ गिरे दांत और पोपल मुंह और कपटी देह की थरक है। तुम गड़गड़ बुढ़िया बन जाओगी, सीना ढल ढल जाएगा, ये तने उरोजों की चोटी जब हाँफ रही होगी थक के, और शाम रंग ये चमकीला जब बीता कलकल बन जाएगा। क्षीण कटी संभव है इतनी क्षीण नहीं रह पाए सकी, और कसे नितंबों की थिरकन की ताल खत्म हो जाए सकी। पी सारे तब तक दूरी पर छिटक चुके होंगे तुमसे, जो होंगे वो कर्तव्य बंधे मृत्यु की आस में गुमसुम से, और तुम कहीं किसी मुंडेर पे बैठी घुप अंधेरा ताकोगी, जिसमें गुम होंगे कितने पल जो बीत गए सालों पहले, कुछ याद रहे कुछ भूल गए, नाती पोतों की पैपै में कुछ निपट गए कुछ झूल गए। फिर तुम गुमसुम से सीढ़ी पर धीमे धीमे से उतरोगी, एक जंग लगा संदूक खींचकर कुछ 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 ढूंढोगी, और हाथ पड़ेंगे ये पन्ने जो सालों पहले लिखे गए, कुछ धुंधले अक्षर लफ्ज अधूरे सुने गए कुछ पढ़े गए, कुछ धुंधली यादें धुंधली बातें, धुंधले मौसम धुंधली यादें धुंधली बातें तैरेंगी, और मुस्कानों में भीग भीग पलकों पे सांसें तैरेंगी, और तभी कहीं तुतलाती आवाज लगेगी दादी माँ, तुम गाल पे ढुल के आंसू को धीमे से पोंछ के उठलोगी, जो बीत गया वो क्यों बीता ये कसक साथ में लेके तुम उस नन्हे बचपन को गोदी में चिपका चिपका घूमोगी, और तब आएगा याद तुम्हें कि कभी किसी ने बोला था कि यौवन उतना सत्य नहीं, वो एक बार ही आता है, एक बचपन ही है जो सृष्टि के आदि अंत तक जाता है। यौवन तो सारा बीत चला पर बचपन होगा कहीं बचा, अगर ढूंढोगी मिल जाएगा मेरे पन्नों सा मुड़ा तुड़ा, उसको अगर जिंदा रख पाई इस बड़े काल के अंतर में, तो प्रेम निवेदन सारे जिंदा हो जाएंगे पल भर में, क्योंकि जितना बचपन सच उतना ही प्रेम निवेदन भी सच है, और प्रेम निवेदन सच है तभी ये चंचल यौवन भी सच है, और यौवन जो अगर सच है तो फिर प्रौढ़ वर्ष भी सच होंगे, और प्रौढ़ वर्ष जब सच होंगे तो सच होगा उनके संग में कुछ गिरे दांत और पोपल मुंह और कपटी देह की थरक थरक। ये थी कुछ। बहुत खूब, बहुत खूब पीयूष जी। मैं इससे पहले कि हम मतलब और लोग अपनी बातचीत शुरू करें, मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि आप इतनी सारी विधाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय आपको कौन सी विधा लगी? देखिए, जो काम सबसे आसानी से हो जाता है वो है लिरिक्स जी, लेकिन मेरी प्रिय विधा नहीं है, मेरी प्रिय विधा एक्टिंग है, अभिनय जी, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है। मुझे देखते हैं लोग बाग आपके एक्टिंग करते हुए, वहां पर उनको महसूस नहीं होता होगा कि मैं उसमें जब मुझे रोल मिलता है उसके 2 महीने पहले मैं पागल से हो जाता हूँ। मेरे परिवार जानता है, मेरी बीवी जानती है कि अपने घर में मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तो उसमें मैं बिल्कुल ही आपके मतलब बिल्कुल कोई शैतान समेट लेता है मुझे अपने ऊपर, किसी की रूह का साया हो जाता है मेरे ऊपर, तो पागलों समान मैं एक्टिंग करता हूँ, पागलों समान उसकी रिहर्सल करता हूँ। तो प्रिय जो है वो एक्टिंग ही है, और एक्टिंग जो है उद्गम है, मतलब स्रोत है, वहां से सारी चीजें निकलती हैं। ऐसा मान के चलिए कि अगर मैं एक्टिंग करना छोड़ दूं तो बहुत सारे काम नहीं कर पाऊंगा। इसको मेथड एक्टिंग माने हम? मेथड कुछ नहीं होता सर, मेथड सब बकवास होती है, ये खामखा का एक टर्म है जो जबरदस्ती एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोग बाग, सब बकवास है, सब बकवास। मेथड का एक काम करने का तरीका होता है, हर एक्टर का काम करने का एक तरीका होता है। जो मेरा है वो आपका नहीं होगा, जो मेरा है वो नसीर का नहीं होगा, जो नसीर का है वो अमिताभ बच्चन का नहीं होगा, जो अमिताभ बच्चन का है वो दिलीप कुमार का नहीं होगा। हर बंदे का काम करने का तरीका होता है, और उस इंडिविजुअल तरीके को मेथड एक्टिंग कह देते हैं। ये मेथड है, हर बंदे के पास में अपना अपना मेथड है, हर बंदे को अपना अपना मेथड तलाश करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग को सीरम नहीं है कि आपके मतलब एक इंजेक्शन ले लिया और बम में लगा दिया और बंदा एक्टर बन गया। मेथड एक्टिंग हर बंदे को अपना अपना मेथड तलाश करना पड़ेगा, ये है मेथड एक्टिंग का मतलब। मैं चाहूंगा कि अब हम लोग उस इंटरेक्शन उसको दौर में ले आए। आइए पूछिए, मेरे पास वक्त ही वक्त है, कोई टेंशन नहीं। अगर आप और पूछना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं।
विनोद जी, अगर आपके पास कुछ और 2 सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और 2 सवालों के बाद विनोद जी फिर हम प्रोग्राम अपना इंटरैक्टिव सेशन बना सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं काफी बात कर चुका हूँ, अब हम लोग बातचीत करें, और बीच में कोई चीज आएगी तो मैं बात कर लूंगा। जरूर जरूर जरूर। जी जी। बाकी लोग भी कुछ चीजें पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। पूछिए पूछिए जी, हमारे साथ जोधपुर से अयोध्या प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, और अयोध्या प्रसाद जी के पास एक सवाल था। हाँ जी पूछिए। जी, मैं उनको अयोध्या प्रसाद, अच्छा ये भाग्यम शर्मा जी हैं। भाग्यम शर्मा जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। भाग्यम जी, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। भाग्यम जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? तब तक मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, अगर कोई। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक बड़ी मशहूर पोएम थी, कभी द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आपने एक जगह ये माना भी है कि अब मेरे जो बच्चे हैं, लड़के, वो मुझे बहुत सारी चीजों में गाइड करते हैं और मैं उनके सामने सबसे छोटा हो जाता हूँ। तो हाँ, बच्चों बच्चे का जब बड़े, कितना असर है? हाँ जी, बच्चों का कितना असर आप अपने ऊपर महसूस करते हैं? हाँ, बच्चे बड़े हो गए, मतलब एक 15 साल का है, एक 22 साल का है, तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर आपके दोस्त बन जाते हैं, फिर आप उनसे हर तरह की बातें करना सीख जाते हैं, और सीखना भी चाहिए। और बच्चे मेरे सौभाग्य से मेरी लाइन में नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का आर्ट वार्ट में। वो अपना एक बड़ा होटलिंग कर रहा है, छोटा पढ़ रहा है अभी। तो एक IHM में इंडियन होटल मैनेजमेंट में पास आउट है, और दूसरा पढ़ रहा है। तो ये बड़े हो चुके हैं, और अब मतलब मैं 57 का हो गया, तो मैं इतना हक देता हूँ उन लोगों को कि आप कई बार मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला सकें, क्योंकि थक भी जाता हूँ कई बार। फिर बच्चों को मैंने अपने हेड एज थे, जब मैं थिएटर कर रहा था, तब मैंने बड़े को तो कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी जो है उसको खुश नहीं रखा था बचपन में। तो बड़े के लिए जो है मैं बड़ा मतलब आपके एक्स्ट्रा महसूस करता हूँ कि यार तुझे जितना खुश रख सकूं उतना। और छोटा मतलब आपके मैं मेरे अच्छे फेज की पैदाइश है, जब मैं थोड़ा समझ चुका था, थोड़ा पैसे कमा रहा था, तो दोनों के प्रति जो है यही है मेरा मतलब थैंकफुल। हाँ, 4 ही दिख रहे, वो तो मैं दिख रही हूँ ना, बस ये 4 दिख रहे। भाग्यम जी शायद कुछ बोल रहे हैं। जी नहीं, रहने दो, फिर मैं वापस गाड़ी भेजती हूँ, तब आ जाएगा। मैं हेलो। हाँ जी, बोलिएगा। बहुत बढ़िया। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नाटक कितना करते हैं, इसमें तो गुस्सा आता है। No, but my head is hurting. And did you get Riya's mom? Yeah. Yeah. You go and we'll come. When? When Yasha and all goes, me and Riya will come. We are anyways not going right now, right? May I request everybody to mute themselves, please? I can see Shubh Singhvi. Shubh, can you please mute yourself? जी विनोद जी, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, वो बात हो गई मेरी पूरी, अब आप जी जी सेशन शुरू कर सकते हैं। आप सपना जी, आप अपना सवाल पूछना चाहेंगी? सपना महेश जी, अपना आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं पीयूष जी से ये पूछना चाह रही हूँ कि मकबूल के अपने करेक्टर के लिए उन्होंने क्या तैयारी की थी, क्योंकि वो उनका बहुत ही खूबसूरत एक रोल था, तो उन्होंने अपने आप को उस रोल के लिए कैसे तैयार किया? कैसे तैयार किया मतलब जो यूजुअली जो है एक्टिंग के जो फंडे होते हैं, जो यूजुअली एक्टिंग के जो तरीके होते हैं और जो और कैरेक्टर्स में लगाए थे वो इसमें लगाए। बस इसमें फर्क ये था कि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे एसडी के एक्टर्स काम कर रहे थे। अब इसमें सभी, इट वाज लाइक अ वर्ल्ड कप, इधर नसीरुद्दीन शाह, इधर ओमपुरी, इधर इरफान। वो पहला ब्रेक था, बड़ा ब्रेक।
तबू वाज अ सीजन्ड हीरोइन ऑफ सिनेमा, पंकज कपूर साहब। तो ये सब जो है मतलब इनके बीच में काम करने का मौका मिला था मुझे। हर बंदे को अपनी वर्थ प्रूव करनी थी, क्योंकि हर बार इरफान को अपनी वर्थ प्रूव करनी थी। पहली मरतबा वो हीरो बन के आ रहा था, मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ था, तो मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी थी कि मुझे ये रोल अच्छा करना ही करना है। और बाकी लोग हैं ही अपने आप में स्टॉलवर्ड्स। तो वही तरीका अपनाया जो कि मैं करता हूँ, मतलब आपके कैरेक्टर की खोज भी नहीं करी। कैरेक्टर को देख लेना चाहिए एक्चुअली, करते करते जो है आपको कैरेक्टर, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपको कैरेक्टर को देख लेना चाहिए। आप जब तक कैरेक्टर देख नहीं पाते ना, जब तक उसको हिलते डुलते नहीं देख पाते, जब तक आप लाइंस पढ़ते हैं, तब तक जो है कुछ फायदा नहीं, आप नहीं परफॉर्म कर सकते। आपको उसको हिलते डुलते देखना पड़ेगा, उसकी जिंदगी देखनी पड़ेगी। आपकी आंखों के सामने जब विजुअल क्रिएट होगा कि ये वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इसके बाद में आप स्क्रिप्ट से हट जाइए। स्क्रिप्ट के अलावा जब बहुत सारे सीन्स होते हैं जो आपको बताए ही नहीं गए हैं कि स्क्रिप्ट के अलावा ये सीन्स है, आपने इमेजिन कर लिए, वहां पर आपके उसको डालिए, वहां पर जो है उसको व्यवहार करते हुए देखिए। करते करते धीमे धीमे का आपके मतलब इट बिकम्स अ कैरेक्टराइजेशन, उसे कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो ऐसे ही जो है मैंने किया, वो मुझे अच्छा लगा कि जो है मतलब वो लोगों को अच्छा लगा। ये इस बात की मतलब ये इस बात का प्रूफ है कि जो मैंने तरीका अपनाया, जो बोल रहे थे विनोद जी कि मैंने जो मेथड अपनाया वो करेक्ट था। That's all. अयोध्या जी हमारे साथ हैं। अयोध्या जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अयोध्या जी जोधपुर से जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार जी। मैंने आपका एक बड़ा प्यारा इंटरव्यू नीलेश मिश्रा जी के साथ में देखा कुछ दिन पहले। हाँ। और उसमें आपने एक बहुत एक बड़ी दिल बात कही कि आप जिंदगी में खूब चोटें मिली हैं आपको। तो मेरा सवाल उस चोट के बारे में है जो आपको सबसे करारी लगी हो, और बाउंस बैक कैसे हुए, वापस उससे उभरे कैसे? आप शराब की बात कर रहे हैं? सर नहीं, हाँ नहीं, बात कर सकते हैं, क्योंकि आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। मैं चाहता हूँ कि और लोग इसके शिकार ना बने। मैं था अल्कोहलिक, था, बड़ा भयंकर अल्कोहलिक था। जब तक मेरी जिंदगी में अध्यात्म नहीं आया था, जब तक मेरी जिंदगी में उससे बड़ा नशा नहीं आया था, जब तक मेरी जिंदगी में उससे बड़ा, अल्कोहल छोड़ने का तरीका ये होता है कि जब तक आपकी जिंदगी में उससे बड़ा नशा नहीं आ जाए, तब तक आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन। तो मैं आज भी पीता हूँ कभी कई बार, लेकिन जो है आपके वो इतना भयानक नहीं है जितना भयानक वो था। तो जब तक मेरी जिंदगी में अध्यात्म नहीं आया था, तब तक मैं गुलाम था शराब का। और विपश्यना ने मेरी जिंदगी में आपके मिरेकुलसली चेंज किया मेरी जिंदगी। जमीन आसमान का फर्क आया, जमीन आसमान का फर्क आया। मैं तो हर बंदे को ताकीद देता हूँ कि भैया विपश्यना करके आओ, 10 दिन का कैंप है, तुम 10 दिन कहीं और बता सकते हो, मतलब कोई टेंशन नहीं है, 10 दिन का कैंप अटेंड करके आओ, उसको जिंदगी खोल देती। तो ये होता है ना कि आपके मतलब दर्द का हद से ज्यादा बढ़ जाना है दवा बन जाना। जब बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, जब असहनीय हो गया था वो, तो मुझे खुद ईश्वर ने ऐसी कोई संकेत दिया कि बॉस यहाँ पर जाओ, यहाँ पर तुम्हें दिशा मिली। तो कन्फेशंस करो, अपने जो पाप किए उसको कन्फेस करो, और ओथ लो कि अब दूसरों को परेशान नहीं करोगे, जो मैंने शराब के फेस में बहुत किया था। आज भी हो जाती है कई बार गलती, ऐसा मैं साधु नहीं बना, संत नहीं बना, आज भी हो जाती है, लेकिन आज मैं गलती के लिए अवेयर हूँ। आज मुझे मालूम है कि मुझसे गलती हो गई, तो मैं अगले क्षण उसकी माफी मांगने में कभी कोताही नहीं बरतता, मैं झुक जाता हूँ। तो ये ह्यूमिलिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। ह्यूमिलिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मतलब मुझे लगता था कि एरोगेंस इज द वे टू लिव, नहीं, वो गलत है। आपको इंसानियत से अगर आप ट्रीट करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा बदले में। तो दिस इज इट। स्वाति जी उदयपुर से जुड़ी है हमारे साथ। स्वाति, आप क्या हमारी आवाज सुन सकती हैं? आप सवाल पूछ सकते हैं। I hope you can hear me. Yes. Okay. Piyush ji, very good afternoon. Thank you so much for, the beautiful poetry that you spoke. I know you've led a very revolutionary kind of a life. और मैंने पढ़ा है कि आपको physics और chemistry में interest नहीं था until you enacted in a play where you were playing Albert Einstein. And somehow seeing your life, do you think your education and your versatility with the number of things that you do, is there any link? Or, it was your own inner interest that got you to do so many different things? And in our current education system, do you think we have enough array of opportunity, especially to pursue our creative and performing arts? देखिए, जिंदगी में जो एजुकेशन, एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं ना आप स्वाति, तो एकेडमिकली तो बड़ा कमजोर आदमी था। मुझे बचपन से जो हिंदी और हिंदी साहित्य से बड़ा प्रेम था,
उर्दू साहित्य से बड़ा प्रेम था, लेकिन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तभी उसकी रेलेवेंस जो है मैं तब समझ पाया कि मुझे क्यों आई डिड नॉट हैव एनी रीजन टू रीड फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के मुझे फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब लॉज ऑफ मोशन, ये पढ़ने के मेरे पास कारण मिल गए। जब मैंने आइंस्टीन किया तब मुझे जानना था कि है क्या। तो मुझे लगा कि एजुकेशन ऐसे होती है, आपकी जिंदगी के तजुर्बे सिखाते हैं आपको। हर जिंदगी क्या है, वो मेरी जंग का गाना, हर कदम नई जंग है, हर कदम नई जंग है। आप लगातार ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, मतलब ग्रो कर सकते हैं। मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसे हुए, और हर बंदे की जिंदगी में हुए होंगे। हर बंदे को अपनी जिंदगी के हादसे बहुत बड़े लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, हर बंदे की जिंदगी में हुए होंगे। उन्होंने मालूम नहीं क्या सीखा या नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हर पल बदलता गया। मतलब मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो ऐसे ग्रो की है, मतलब एक्सेलरेशन 90% जो है आपके 90 डिग्री के फॉर्म में जो है मेरी जिंदगी ग्रो की है। मैं आई एम नॉट अ लूजर। मैं बड़े तपी हुई जिंदगी बिताई। मैं आई कैन से विद प्राइड कि जो आई हैव स्पेंट अ लाइफ, एक्चुअली अ लाइफ, एक्चुअली जिंदगी बिताई। वो भले प्रेम संबंध हो या भले आपके मतलब मार धाड़ हो या मार पिटाई हो या क्रिएटिव चीज हो, मैंने हर चीज में आपके भोगा उसको। मतलब कहते हैं कि घट घट का पानी पिया, है ना। और कई बार बड़े चांटे भी खाए उसमें, बहुत जोर से गिरा, फिसला, नीचे गिरा, फिर उठा, उसके बाद फिर दौड़ा। मतलब करीब 10-15 मौके तो ऐसे आ चुके हैं जब मैं मर चुका था, जब मुझे मालूम था कि मैं फिजिकली आई वाज एक तो भी आया था पिछले 20 दिन पहले, आखिरी मौका तो मतलब ये कई बार स्लॉटर होने की नौबत आ गई, खत्म हो जाएगी जिंदगी। लेकिन एक जिजीबिशा थी जीने की कि मैं जी के दिखाऊंगा, मुझे जीना है, मुझे जीना है। तो ये जो है जीने की ललक जो थी ना, है वो मतलब आपके पैशन फॉर लिविंग, जीने की ललक जो थी ना, सर्वाइवर था मैं। तो करते 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 बीच में इतने सारे काम हो गए, इतने सारे काम हो गए कि पीछे मुड़कर आज देखता हूँ तो बड़े बहुत लंबा चौड़ा रेpertoire नजर आता है कि मैं इतने बढ़िया काम कराया कि लोग आज मुझे इंटरव्यू ले रहे और पूछ रहे हैं। तो एजुकेशन यही होती है। एजुकेशन एकेडमिक्स की एजुकेशन मेरे ख्याल से एजुकेशन नहीं होती। और बचपन में पहचान लेना चाहिए। रशिया जब पहले था शुरू में, नादिया कोमानेच थी रोमानिया में, सेकंड क्लास से उस मालूम था, सेकंड क्लास से उसको ये शिक्षा दी जा रही थी कि तुम्हें जिम्नास्ट बनना है, सेकंड क्लास से। अब उसका फिजिक्स से क्या मतलब है, उसका केमिस्ट्री से क्या, बायोलॉजी से क्या मतलब है, उसे जिम्नास्ट बनना है, बनाओ यार। ऐसे ही म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, कोई बचपन से बनाओ ना उसको, बचपन से बनाओ। अब आपको अब 12th के बाद में आपको समझ में आता है कि ये तो ये बनना चाह रहा था, हमें ये बनाना है। अरे तुम कौन है तो बनाने वाले यार? पेरेंट्स विल डू रिस्पेक्ट यू, टीचर्स विल रिस्पेक्ट यू। आप कौन होते हैं बोलने वाले बच्चे से कि ये बनो? पिताजी की आपके मतलब हर बंदे के बाप, हर बंदे के अंदर जो है ऐसी कई सारी चीजें होती है जो वो नहीं कर पाता जिंदगी में। I wish lot of parents are listening to you because this is very imperative, especially as parents. हाँ, तो मतलब कई बार वो नहीं कर पाते पिता लोग, कई बार अपनी जिंदगी में कुछ इच्छाएं नहीं कर पाते, तो आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा करे। मैं यहाँ पर रुक गया, मैंने देखा कि मैं कर गया हूँ। अब मैंने बच्चों से पूछने की कोशिश करी दोनों से कि यार तुम आर्ट करना चाहते हो? मैं म्यूजिक सिखाया इनको, गिटार ला के दिया, ये किया वो किया। फिर व्हेन दे रिप्लाइड मी कि वी डोंट वांट टू डू इट बाबा, हमें मजा नहीं आ रहा, हमें स्पोर्ट्स में मजा आता है। तो यार मैंने कहा स्पोर्ट्स करो, बात खत्म हो गई। करेक्ट, स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब आज बच्चा 45 साल के बाद में बच्चे को मालूम होता है कि अब मैं करना तो ये चाहता था, मैं बन गया वकील या बन गया मैं आपके आर्किटेक्ट या बन गया डॉक्टर, मैं तो म्यूजिक करना चाह रहा था। उस वक्त जब पीछे मुड़ के देखना होता है तो बड़ी चोट लगती है बच्चे को, बहुत चोट लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति आपका। सॉरी जी, हमारे साथ विवेक शर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं पीयूष जी से। विवेक जी, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? या बिल्कुल बिल्कुल या पीयूष जी, आप कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल बोलिए। अरे आप बहुत ही वर्सेटाइल पर्सन है सर, बहुत नोटवर्दी लिटरली। पर मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। अभी विकास दुबे का जो केस हुआ, सपोजिटली अर्जुन पंडित करके एक पिक्चर है सनी देओल की पुरानी, वो 100 बार देखी उन्होंने। आपने भी गैंग्स ऑफ वासीपुर और मकबूल कई पिक्चर इस तरह की करी हैं। तो ये मूवी समाज का प्रतिबिंब कर रही है, और आर दे ऑल्सो अफेक्टिंग वेरी डीपली जो साइकी है सोसाइटी की, वो कितना डीपली आ गया? किसी को ये बात सोचनी चाहिए कि नहीं? इस बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, आप क्या चाहते हैं? मतलब ये पिक्चरें बननी चाहिए या नहीं? ये नहीं, मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है,
पर मतलब इन्फ्लुएंस है, मुझ पर इन्फ्लुएंस होता, करने वाले पर होता है, ऐसी बात करने वाले पे इन्फ्लुएंस आपको क्या लगता है, करने वाले पे इन्फ्लुएंस होता तो होगा? अरे मेरे लिए तो पात्र हैं वो, मेरे लिए तो कैरेक्टर्स हैं। मैं अपना काम जो घर पर लेकर नहीं आता, मैं पैसे लेता हूँ, चेक उठाता हूँ, अपना काम करता हूँ और वो काम वहीं छोड़ कर जाता हूँ। और ये सब बकवास करते हैं लोग बाग कि हम इतने बह गए रोल में, ये सब बकवास करते हैं। ये बड़े इतने बड़े मुंह हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं, इनकी पर औकात में सुसाइड जाने कर दो। लेते हैं, जोकर के जो एक्टर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, अरे सब, जोकर अरे बने थे। कोई और कारण होगा सर, आपको और मुझे क्या मालूम है, हम यहाँ बैठ थैंक यू वेरी मच विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। मैं तृप्ति जी की, जी जी रुकिए मत यार, उनको पूछने दीजिए ना आराम से। मेरे पास में टाइम है, आप जो 2 घंटे ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप लोग 2 घंटे ले सकते हैं, मेरे पास खासा टाइम है। मैं आज वॉक करने नहीं जा रहा, मैं आपके हवाले हूँ, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, जी विवेक जी। बोलिए विवेक, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल से। नहीं, मैं तो बस वो कह रहा था कि जैसे कुछ एक्टर सुसाइड कर लेते हैं, मतलब इतना इफेक्ट पड़ जाता है। अरे सब बकवास करते हैं, सब बकवास करते हैं। हमारे पास बहुत नजदीक मत आइए। देखिए हम लोग जो, हमारा स्क्रीन इमेज जो होती है ना, स्क्रीन इमेज जो होती है, अगर बहुत नजदीक आ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कितने बदमाश हैं। हम भी बहुत ऑर्डिनरी हैं। हमारे बहुत अधिक नजदीक आने की कोशिश मत कीजिए। हमारी हम नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अगर आप उनके पास चले गए, बहुत नजदीक चले गए, उनसे अंतरंग मित्रता हो गई आपकी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी जैसे कि हम हैं, तो इतना इज्जत करने की जरूरत नहीं है। तो इससे बेहतर यह है कि दूर रहकर हमारी इज्जत कर लीजिए। चलिए फिर लास्ट एक क्वेश्चन कि आपको खुद को कौन सी कविता ऐसी लगती है जो जब आप नीचे फिसलते हैं तो वो कविता आपको ऊपर लेके जाती है? ऐसी कविता तो सर कविता मुझे कोई कविता ऊपर लेकर नहीं गई जिंदगी में, कोई मैं खुद ही ऊपर आया हूँ। मैं ये सब जो है आपके मेरे लिए मतलब आपके मोड ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, ये कोई इंस्पिरेशन नहीं। इंस्पिरेशन खाली एक्टिंग है, मतलब क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। इंस्पिरेशन तो मेरी अभी भी वही है, ऊपर वाला है आपकी, मतलब देयर इज समथिंग समवेयर, एक हायर पावर है, भले ईश्वर हो, खुदा हो, जीसस क्राइस्ट हो, कुछ भी हो, गॉड हो, एक कोई चीज है, हायर पावर है, एक कोई चीज है कॉस्मोस में जो हमको चलाती है, और हम सबको उसने एक पर्पस देकर भेजा है। ये तय बात है। और इस उम्र में पहुंचने के बाद में तो मैं समझ चुका हूं कि एक बार, विवेकानंद ने कहा था, भगवत गीता कहती है, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। वो भली आपको इस उम्र में हो या अगले रिइंकार्नेशन में। तो ये आपको खोजना ही खोजना पड़ेगा। तो कई बार होता है कि कम्युनिस्ट जो है, मेरे दोस्त हैं बहुत, अधिकतर लोग लेफ्टिस्ट हैं, तो बोलते हैं कि यार तू क्या बकवास करता है, अगला जन्म क्या होता है क्या। मेरा तो जबरदस्त यकीन है कि ऐसा होता ही। ये फेज है जिसको हम, मौत एक फेज है जिसको हमें पार कर जाना है। दैट्स ऑल, इट नेवर एंड्स ओवर। तृप्ति जी भी जुड़ी है हमारे साथ। तृप्ति जी जयपुर से है। तृप्ति जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पीयूष जी से। जी पीयूष जी, ये पूछना चाह रही थी कि अभी थिएटर का क्या चल रहा है, कुछ नाटक वाटक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने पिछले साल से शुरू कर दिया, पिछले साल से बड़ा जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया कमबैक किया मैं। गगन दमा बाज्य, भगत सिंह, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सरदार भगत सिंह पर मेरा एक पुराना 25 साल पुराना प्ले है, म्यूजिकल प्ले है, मैंने उसको म्यूजिक किया है। तो वो पिछले साल बड़े जबरदस्त शोज किए हिंदुस्तान में, बड़े। पिछले साल में मेरा बहुत बढ़िया साल भी था। पिछले साल मैंने थिएटर दोबारा शुरू किया और बहुत कर रहा था, और अभी बहुत सारे शोज थे, लेकिन लॉकडाउन हो गया, क्या करें। और इस वक्त लॉकडाउन में क्या चल रहा है रचनात्मक रूप से? कॉन्फ्रेंसेस के अलावा बड़ा दिमाग घुसा हुआ, मतलब कई बार शुरू हो जाती है राइटिंग, फिर रुक जाती है। कई बार लगता है कि आप जो है जो काम एक दिन में कर लेते थे, वो आपको 5 दिन दिमाग को तोड़ना पड़ता है कि नहीं यार ये नहीं लिखना चाह रहा था मैं, ये कुछ और लिखना चाह रहा था मैं, ये कुछ और निकल के आ रहा है। तो वो धुंध तो है दिमाग में, और जैसे जैसे जो है आपके और बढ़ रहा है लॉकडाउन, वैसे वैसे धुंध बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। एक्चुअली हम हार नहीं मान सकते। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमको कोरोना से हार मानने की कोई वजह नहीं हमारे पास। हमको इसके साथ जीना पड़ेगा और आशाजनक तरीके से जीना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। यही करके जो एक थर्ड सेंस है मेरा, जो हर बंदे में होता है वैसे तो, अगर वो उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करे तो उससे आपको जिंदगी जीने की राह मिल जाती है। धन्यवाद। वीना जी जुड़ी है हमारे साथ। वीना चुंडावत जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग पीयूष जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, लिरिस्ट हैं, कंपोजर हैं, सिंगर हैं, कवि हैं, लेखक हैं। आप किस विधा में सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर इसके इतर भी कोई क्षेत्र है जो हम सबके सामने अभी तक नहीं आया है? देखिए, मैं करना तो ये चाहता हूँ कि मैं आसमान करके प्रवचना करना चाहता हूँ। अगर एक्चुअली अगर मेरे को सुविधा मिल जाए इस बात की कि मेरे को कमाने खाने की जो आपकी चिंता नहीं हो,
तो करना तो मैं चाहता हूँ कि मैं आंख बंद करके 24 घंटे ध्यान करना चाहता हूँ। अब मैं जिंदगी में अच्छा बंदा नहीं रहा कोई आपके मतलब बड़ा बड़ा बिगड़ायल बंदा रहा हूँ किसी जमाने में, कर करके धीमे धीमे आपके संयत हुआ हूँ। तो अभी जो है मैं और संयत होना चाहता हूँ, मैं खोजना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ, अगर एक्चुअली उसमें चाहती हूँ। और बाकी आर्ट वार्ट जो है ये मतलब आपकी जिंदगी, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं अपने आप। ये कैसे, ये दिया है उसने कुछ जो है आपके मतलब ये टास्क दिया है मुझे, उसको मैं निभा रहा हूँ। मैं बिल्कुल एम्प्लॉय के तरीके से काम करता हूँ, बिल्कुल एम्प्लॉय के तरीके से काम करता हूँ कि मैं किसी का हुक्म बजा के ला रहा हूँ, मैं मास्टर के तरीके से काम नहीं करता, इसलिए बेहतर कर पाता हूँ। सब कुछ छोड़ रखा है उसको, सब कुछ छोड़ रखा है उसको। तो अभी देखिए क्या होता है। अभी मेरे ख्याल से लेखन में शायद कुछ और करूंगा नया, अभी वो मुकाम पर नहीं पहुंचा इसलिए बतला नहीं सकता उसको, लेकिन मैं लेखन में शायद कुछ नया चीज करूंगा। धन्यवाद। अब हमारे साथ जो जुड़े हैं व्यूअर, उन्होंने अपने आप को कलम 1 2 3 4 उनका नाम लिखा हुआ है स्क्रीन पर, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पीयूष जी से। कलम 1 2 3 4, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। जी सर बताएं। हेलो। हाँ सर पूछिए सर, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ सुन सकते हैं, पर सामने पीयूष जी की आवाज नहीं आ रही है और मेरा ये प्रथम अनुभव ही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलिए। पीयूष जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप जब मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कई तरह के फील्ड में आपकी योग्यता होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपकी मूल प्रतिभा का स्वर खो जाता है? मतलब ये चीज जो आपके बारे में लिखी गई है, और अभी विनोद जी ने भी प्रश्न किया, एक आध और प्रश्न आया, इट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर ब्रेन और प्लीजर इन योर ब्रेन। ये जो डाइवर्सन है बार बार, कहीं मूल स्वर नहीं खो जाता हमारी प्रतिभा का जब हम बार बार दूसरी प्रतिभाओं की ओर लपकते हैं? हाँ लपकते हैं, मतलब हो जाता है, कई बार होता है, ऐसा होता है कई बार। फिर आप अपने आप को समेटते हैं, फिर लाते हैं, फिर उसके बाद फिर ट्रैक पर चलते हैं। एक कर्ण था ना, कर्ण करके कैरेक्टर था महाभारत में, है ना, उस पर एक शिवाजी सावंत ने बड़ा जबरदस्त नॉवल लिखा है मृत्युंजय करके, अगर आपने पढ़ा हो तो वो जो है मृत्युंजय। हाँ तो वो उसकी उसकी वो बच्चा था, बच्चा उसमें कर्ण की बच्चे की साइकी को उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि इस बंदे को, वो बच्चा कर्ण बोलता था कि मुझे खून नहीं निकलता और बच्चों को निकलता है, मैं अपने आप को मारता हूँ, मुझे खून नहीं निकलता, व्हाई आई एम सो डिफरेंट। यहाँ पर उसको जो सौगात मिली थी नेचर से, वो उसके लिए प्रताड़ना बन गई कि मेरे कुंडल कैसे हैं और लोगों के तो है नहीं, ये कुंडल गंगा में चमकते क्यों हैं, मेरे गंगा से क्या रिश्ता है। ये सब चीजें जो है आपके मतलब वो अपने आप को अलौकिक नहीं मानता था, वो अपने आप को डिफरेंट मानता था कि मैं इतना अलग क्यों हूँ लोगों से। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में भी जब मैं था शुरू में एक्सप्लोर कर रहा था अपने आप को, तो मैं बहुत सारी चीजें करता था। और दूसरी बात है कि चीजें हो जाया करती थी अपने आप, तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि जिन चीजों को करने के लिए और लोगों को इतना टाइम लगता है तो मुझसे आसानी से हो जाती है। तो मेरे लिए वो कोई वरदान नहीं था, मेरे लिए प्रताड़ना थी कि ये कैसे कर लेता हूँ, मैं कैसे कर लेता हूँ। तो ये ऐसे करके यहाँ वहां टक्करें मार मूर के वो फेस बड़ा खतरनाक, वो दौर बड़ा खतरनाक था। तनाव से आनंद टक्करें मार रहा था, मार के मैं आपके मतलब ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं, तो करते करते मैं जो है ध्यान पर पहुंचा। अभी प्राणायाम जिंदगी में आया तो मुझे लग रहा है कि हमारे ऋषि मुनि इतनी बड़ी चीजें कर गए थे। अब ऋषि मुनि कहने का मतलब ये कि आप आरएसएस के हो गए या आप जो हिंदुत्व के हो गए, अरे बाबा ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। प्राणायाम अब आप देखिए 4 महीने में मेरे अंदर इतना आमूल परिवर्तन हो चुका है। खाली ये आधे घंटे भस्त्रिका कर रहा हूँ, भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम और जब भ्रामरी, इन चारों चीजों से इतना जबरदस्त फर्क पड़ा है मुझे, इतना जबरदस्त फर्क पड़ा है कि बता नहीं सकता। तो ये सब चीजें ये लगातार करते रहने की जरूरत है, यहाँ वहां ठोकने बजाने की जरूरत है, अपने आप को टक्करें देने की जरूरत है। तो वो टक्करें देने का दौर तो खत्म हो गया, मैं शांति से काम करता हूँ, लेकिन जर्नी अभी जारी है, जर्नी अभी लगातार यात्रा जारी, रुका नहीं है। सुजाता जी ने चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखा है पीयूष जी के लिए कि आपने विपस्सना का जिक्र किया, आपने क्या महसूस किया और आप उसको अपनी जिंदगी में किस तरीके से अमल करते हैं? हर तरह से करता हूँ सुजाता, हर तरह से करता हूँ। मतलब जिंदगी में वो है ही पूरा का पूरा आपके जहाँ पर आपकी बॉडी और मानस जुड़ता है, जिस तरीके से जुड़ता है उस तरफ इशारा करती है प्रश्न। ध्यान क्या करता है? वो ध्यान ही राजयोगी है, वो बेसिकली राजयोगी है। वो खाली जो बुद्ध ने बोला, इधर ऋग्वेद में उसका जिक्र है, तब तो बुद्ध पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये जो है आपके मतलब
पहली बात तो दिमाग शांत करती है, आप बहुत अधिक सोचना बंद कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर जो है आपके जो ये है ना आपके मतलब घृणा के और अतिरिक्त प्रेम के जो फीलिंग्स हैं, अतिरिक्त मोह और अतिरिक्त घृणा, ये एवर्जन और क्रेविंग, ये दोनों धीमे 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 कम होती जाती है। फिर आप ऐसे मुकाम पर पहुंच लगते हैं कि जहां पर आप जो है साक्षी भाव से चीजों को देख रहे हैं। और जो बंदा साक्षी भाव से चीजों को देखना सीख गया, इसका मतलब है कि उसने ब्रह्मांड पा लिया। तो मैंने ब्रह्मांड तो नहीं पाया है, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस हैं अभी, लेकिन उम्मीद है कि पालूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। मेरी यात्रा मेरी मृत्यु के साथ में खत्म नहीं होगी, मुझे मालूम है, ये बढ़ती रहेगी, इसके आगे भी जिंदगी, ये तय बात। पीयूष जी, बहुत सारे रिक्वेस्ट, करीबन 60 से ऊपर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आपके गाने के लिए, कुछ लोग आपकी फिल्म की कुछ लाइनों के लिए। सर, आप कुछ किस तरीके से करेंगे? बहुत सारे चैट बॉक्सेस पे आप भी देख पाएंगे कि आए हैं कि पीयूष जी, कुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। और करीबन बोलिए कौन सा गाना गाऊं? आप बोलिए सर, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। दिल के सभी करीब है, जो आपको सर सबसे अच्छा लगे। ये करीबन 40 लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं इस चैट बॉक्स पर। तो सर, विद पॉपुलर डिमांड मैं आरंभ है एक बदल में चांद के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूल की रगों में आज भीगती मसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड। हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद जी हैं। दुर्गा प्रसाद जी भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। दुर्गा प्रसाद जी भी जयपुर से हैं। दुर्गा प्रसाद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? मेरे मन में एक सवाल है। हाँ जी। अगर आपको मौका और छूट मिले तो आप किस साहित्यिक कृति पर फिल्म बनाना चाहेंगे? साहित्यिक कृति तो नहीं सर, मैं तो अल्कोहलिज्म बनाना चाहूंगा। अल्कोहलिज्म जो है, जो चीज होती है ना, अल्कोहलिज्म नाम के सब्जेक्ट पर मैं एक राजू हिरानी जैसी मजेदार फिल्म, मतलब कोई प्रीची फिल्म नहीं, मुन्ना भाई किस्म की, मुन्ना भाई जैसी, मतलब इसमें बहुत ही मजेदार तरीके से बताया जाए कि अल्कोहलिज्म कितनी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन ये बहुत ही मजेदार तरीके से बताया जाए, बहुत हंसाने वाली। उसके बाद में कहीं लास्ट में मैसेज दिया जाए कि इतनी खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि मैं भुगतभोगी रहा हूँ उसका, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि और कोई भी नहीं रहे। तो ये मेरा प्रयास होगा अगर बनाऊंगा तो। बहुत बहुत आभार और कामना करता हूँ कि आपको कभी ये मौका मिले और आप अपने मन की फिल्म बना सकें। चलिए सर, थैंक यू जी। आई थिंक आखिरी 2-3 सवाल। एक सवाल आया है अमित मारू जी का, और उन्होंने लिखा है कि प्लीज आस्क पीयूष सर ऑन हाउ एन एक्टर शुड क्रिएट हिज कैरेक्टर इन डेप्थ। अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। 40 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, 41 साल हो गए आज, और 41 साल की जर्नी में 2 मिनट के अंदर कैसे बताऊंगा? ये बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है। इसमें लगातार चेंज होता रहता है, लगातार एक्सप्लोर होता रहता है। इसमें एक्सप्लोरेशन चल रहा है, इसमें लगातार एक्सप्लोरेशन चल रहा है, लगातार। इसका जवाब देना इतना आसानी से बड़ा मुश्किल होगा। ये तो कभी वर्कशॉप अटेंड करो मेरी, तो उसमें बतलाऊंगा, और इसमें तो टाइम लगेगा। ये इसका इतना जल्दी उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, तो माफ कीजिएगा। थैंक यू सर। इशिका जी भी आपसे एक सवाल पूछ रही है। थिएटर, म्यूजिक, आर्ट एज अ को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में तो होती है, पर एकेडमिक स्टडीज को इनसे हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। क्या आपको लगता है कि इन्हें और प्रमोट करना चाहिए एज अ लाइफस्टाइल एंड एज अ रियल करियर ऑप्शन? करना चाहिए, क्यों नहीं करना? कहा ना, अभी करना चाहिए ना, बाकायदा करना चाहिए। ये तो समझेंगे नहीं ना, ये लोग नहीं समझते। ये लोग, उन्हें लगता है कि आपके वही 4-5 प्रोफेशन है दुनिया में, कि या तो डॉक्टर बन होगा, या इंजीनियर होगा, या IPS होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या बैंक होगा। इसके आगे एक्सप्लोर करते नहीं है। तो ये
बच्चा असली बात ये, बच्चा क्या करना चाह रहा है, बच्चा लाइट्स करना चाह रहा है, बच्चा मेकअप करना चाह रहा है, तो यार करने दो उसको, उसको उसी दिशा में जो है धकेलने की कोशिश करो ना। तो क्या फायदा आपके इंजीनियर, कई डॉक्टर फ्रेंड्स है मेरे, वो आज के जब मैंने चुना था ये प्रोफेशन तो उन्होंने मजाक उड़ाया था कि अच्छा भड़ाती करेगा, नौटंकी करेगा। वो लगा था आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बन जाएगा, थोड़ा बहुत आर्टिस्ट बन जाएगा। उसके बाद में आज की तारीख में जब थोड़ा बहुत बन गया मैं, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या कर रहे हो, कह रहे यार ऑपरेशन करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हमारी, लेकिन यार शाम को वही आपके ड्रिंक मिल जाती है, शराब मिल जाती है, तो थोड़ा सा भूल जाते हैं कि हम कितने बोर हो रहे हैं जिंदगी में, कितने परेशान हो रहे हैं जिंदगी में, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, पैसा कितना कमाएं, कहाँ तक ले जाए पैसा, कितना। तू देख आपके, तेरे पास तू तेरा हर दिन नया है जिंदगी में, हर दिन तेरी मर्जी से है। आज मैं ये करूंगा, ये तुझे मालूम है कि आज तू ये करेगा, तो तू कितना नया रोज नया काम कर रहा है। हमारी जिंदगी में वही स्केल है, मतलब एक ही किडनी कितनी बार काटेंगे, कट गई यार, अब उसके बाद वही खून खच्चर कितनी बार देखेंगे, तो बोर हो गए हैं। तो ऐसे ही जो है, मतलब हमारे प्रोफेशन में ये है कि आप जब करने निकलते हैं तो उस वक्त दुर्गम बहुत है, बहुत परेशान करता है शुरू में, लेकिन फिर जब बन जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है लोग आइडल मानते हैं आपको, कि जो है आपके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। तो ये खासियत है, फिसलने की गुंजाइश बहुत होती है, अगर आप नहीं फिसले, अगर आप बन गए तो फिर जो है आपका बहुत आदर होता है, बहुत प्रतिष्ठा भी होती है, और पैसा भी यकीनन बहुत। एक्टिंग से आसान पैसा किसी भी चीज में नहीं। विनोद जी, क्या आप आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सर से? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी जो शराब पे बात कर रहे थे पीयूष जी ने खुद ये बात मानी है कि एक दौर में शराब से उनको बड़ा फायदा हुआ था, और वो शराब की वजह से ही उनका पूरी जिंदगी टर्न हुई एक तरह से। ये भी कहीं माना है आपने शायद। हाँ, मतलब शराब नहीं आती तो मेरे जिंदगी में, अध्यात्म में नहीं आता। मतलब अध्यात्म इसीलिए आया कि जो आपको शराब से बचना था, इसीलिए जो आपके अध्यात्म आया, ऑप्शन के तौर पर आया कि इससे बेहतर नशा ढूंढो, इससे बेहतर नशा क्या हो सकता है, तो वो अध्यात्म के तौर पर मिल गया। यही है। अभी वैसे आप पूछ सकते हैं, मेरा अभी हौसला चुका नहीं है, अभी मेरे पास टाइम भी है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको जल्दबाजी हो, आपको हो सकती है, मुझे नहीं। एक सवाल विनीता जी पूछना चाहेंगी, मैं विनीता जी को अनम्यूट करती हूँ। विनीता जी अजमेर से जुड़ी हैं। हाँ जी, बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, आप हुस्ना के कोई अंश सुना सकते हैं? हुस्ना, मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता, पल पल को चुनता, बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में, यादें तुम्हारी ये बोले, होता उजाला हिंदोस्तां में, बातें तुम्हारी ये बोले। हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या हिंदुस्तान में, रहती हो नहीं कबूतर सी तुम यहाँ हुस्ना। पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में, वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ हुस्ना। होता उजाला के वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में यहाँ हुस्ना। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी। पीयूष जी। हाँ जी। क्योंकि थोड़ा सन्नाटा था तो मुझे लगा ये मौका लपक लेना चाहिए। हाँ, मैं आपसे जब बात कर रहा था, मुझे कभी कहीं लगा कि जो कुंडलिनी जागरण की अलग अलग अवस्थाएं होती है, तो आप उस यात्रा को शुरू कर भी चुके हैं, और ये जो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया जो लोग नहीं
जा पाते, अपने आप की अंदर की यात्रा नहीं शुरू कर पाते। ये मुझे लग रहा है आपके लिए बड़ा थ्रिलिंग होगा, आपको कुछ अनुभूतियां भी होती होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि ये अंदर की यात्रा इतनी रोचक हो सकती है। हाँ, अनुभूति होती है, लेकिन उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को, तो अनुभूतियां ही होती हैं। वो जो है कॉन्क्रीट चीज नहीं होती, तो अनुभूतियां ही होती हैं। अनुभूतियों को आप कैसे बांट सकते हैं किसी के साथ में? अनुभूतियां होती हैं डेफिनेटली, ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिसको अगर मैं बोलना चाहूंगा, किसी से एक्सप्लोर करना चाहूंगा, बांट साझा करना चाहूंगा, तो वो ना तो वो समझ पाएगा और ना ही मैं सफल हो पाऊंगा उसमें। तो ये होती है अनुभूति, अंदर से तो होती है, बहुत सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं बहुत सारी, जिसको साझा करना बड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली होती है, डेफिनेटली होती है, और अब अधिक होने लगी है बल्कि। मुझे मालूम नहीं कुंडलिनी, तो आपके मतलब मुझे मालूम नहीं ये क्या मतलब आपके प्रोसेस जो है बहुत बहुत तगड़ा है। मैंने सुना बड़े बड़े योगी, मैं योगी तो नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाँ अग्रसर हूँ उस तरफ धीमे धीमे करके। जी धन्यवाद। जी विनोद जी, क्या विनोद जी यहाँ पर हैं? जी जी बिल्कुल। जी जी सर, आप बताएं, एक आखिरी सवाल आपसे पूछे ताकि फिर हम इसको वाइंड अप करें, क्योंकि 5:30 हो गए हैं और मैं तो अब सिर्फ पीयूष जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमसे की और हमें मतलब काफी इसमें मतलब एनलाइटन किया अपनी चीजों से। और एक खास बात जो उन्होंने कही है जिसको कि मैं रेखांकित करना चाहूंगा, वो ये कि बहुत बड़े बड़े लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो सब बहुत साधारण लोग हैं। अपने आप को ही आप इतना बड़ा बना लीजिए कि लोग, ये बहुत अच्छी बात थी आपकी और आपने इसको बहुत सलीके से हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पीयूष मिश्रा जी का, विनोद भारद्वाज जी का और आप सभी का कि आज आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रभा खेतान फाउंडेशन करीब 30 शहरों में अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। पीयूष जी, वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर।